अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज गुड। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, हम लोग बात कर रहे थे पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स की, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के मेटल अलॉयज पढ़े थे जिनको यूज करके पीएफएम क्राउन्स बन सकते हैं। उसमें हाई गोल्ड कंटेंट वाले अलॉयज थे, लो गोल्ड वाले अलॉयज थे, पैलेडियम वाले अलॉयज थे और निकल क्रोमियम वाले अलॉयज थे। हाई गोल्ड में गोल्ड का कंटेंट ज़्यादा था, लो गोल्ड में गोल्ड का कंटेंट कम था और उसमें पैलेडियम ऐड किया था। तो बेसिकली पैलेडियम ऐड इसलिए किया था ताकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा किया जा सके, और मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए करना होता है ताकि उस मेटल अलॉय के ऊपर बाद में जब पोर्सिलीन की फायरिंग की जाए तो पोर्सिलीन फायरिंग टेम्परेचर से वो मेल्ट ना हो जाए, विद स्टैंड कर ले उस टेम्परेचर को। इसी तरह एक बात की थी कि पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स में पोर्सिलीन और मेटल अलॉय के दरमियान में बॉन्डिंग केमिकल होती है। और ये केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है? मेटल अलॉय की जो कोपिंग बनती है उस कोपिंग में इंडियम ऐड करते हैं और इरेडियम ऐड करते हैं। इन दोनों की एडिशन से ऑक्साइड्स बन जाती हैं और ये ऑक्साइड लेयर मेटल की सरफेस के ऊपर एडहेयर कर जाती हैं। दीज ऑक्साइड लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ chemical bond with the porcelain veneer or porcelain covering. Talking about bonded platinum foil ceramic crowns, a platinum foil coping is adapted on the die. जिस तरह से आप लोगों को बताया था वो कैप्टेक जी और कैप्टेक के डिफरेंट टाइप्स के गोल्ड फॉइल्स थे जिनको डायरेक्टली डाई मटेरियल रिफ्रैक्टरी डाई का जो बना होगा उसके ऊपर अडेप्ट करेंगे, कास्ट नहीं करेंगे मेटल को, कास्टिंग के प्रोसीजर से नहीं गुजारेंगे, उसको डायरेक्टली अडेप्ट करेंगे और उसके ऊपर एक और लेयर फॉइल की लगाएंगे और उसके ऊपर पोर्सिलीन की फायरिंग करेंगे जिससे हमारे पास पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल क्राउन आएगा। तो इस केस में जो हमने गोल्ड अलॉय यूज किया है उसकी हमने कास्टिंग नहीं की है, उसको मैन्युअली प्रिपेयर किया है। और मैन्युअली प्रिपेयर करने में जब हम एक फॉइल की शीट लगाते हैं और उसके बाद दूसरी फॉइल की शीट लगाते हैं, उसके बाद हम उसको फर्नेस में रख के हीट करते हैं ताकि वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाएं। इसी तरह प्लेटिनम फॉयल की कॉपिंग्स भी बनती हैं, दे आर ऑल्सो अडेप्टेड ऑन द डाई। There is a technique called electrodeposition technique. This technique is used to improve aesthetic and bonding. A layer of pure gold is electrodeposited to the metal. This is followed by a quick minimal deposition of tin over gold. So basically आप लोग नाम से याद रखना, electrodeposition technique is a technique जिसमें प्योर गोल्ड लॉय की लेयर इलेक्ट्रो डिपॉजिट कर देते हैं मेटल के ऊपर और उसके बाद उसके ऊपर डेपोजिशन करते हैं टिन की। अब टिन के डेपोजिशन का मतलब भी यही है कि टिन की डेपोजिशन करेंगे तो टिन ने क्या करना है, टिन ऑक्साइड बनाएगा और
ये ऑक्साइड्स जो मेटल एलॉय के ऊपर एडहेयर करेंगी, ये केमिकल बॉन्ड बनाएंगी ओवरलाइंग पोर्सिलीन के साथ। सो बेसिकली इलेक्ट्रो डेपोजिशन जिस तरह से मैन्युअली हम अडेप्ट करते हैं गोल्ड की शीट्स कैप्टेक जी और कैप्टेक के, उसी तरह से प्लेटिनम फॉयल की कोपिंग्स भी अडेप्ट करते हैं डाई के ऊपर। और हम इलेक्ट्रो डेपोजिशन से, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से इसके ऊपर गोल्ड की लेयर अडेप्ट कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर टिन की एक लेयर लगा देते हैं। Advantages of this type of crowns is that the gold color enhances the validity of porcelain, thereby enhancing aesthetics. The normal technique requires a heavy, unaesthetic, opaque layer to cover the dark metal oxide surface. अब जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि पोर्सलिन विनेयर्स जो बनाते हैं वो थिन शेल्स की तरह की शीट्स होती हैं, तो उसके अंदर से आप जिस सीमेंट से उसको बॉन्ड कर रहे हो वो भी नज़र आ सकता है। वो भी हमें बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना होता है और उसके नीचे जो दांत का कलर है वो भी नज़र आ सकता है इन केस जब आपकी बॉन्डिंग सीमेंट इतना इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा, तो हमें उस केस में ओपेक सीमेंट यूज करना है ताकि अंदर से अगर नजर आए भी विनेयर के अंदर से तो वो वाइटिश कलर नजर आए। इसी तरह से जो मेटल ऑक्साइड बनती है पोर्सिलीन और मेटल कोपिंग के दरमियान में, जो मेटल के ऊपर ऑक्साइड लेयर बनेगी, ये ऑक्साइड लेयर इज डार्कर इन कलर। सो this normal technique requires a heavy unesthetic opaque layer to cover the डार्क मेटल ऑक्साइड लेयर। इस मेटल ऑक्साइड लेयर को कवर करने के लिए एक ओपैक लेयर लगानी पड़ती है। उस ओपैक लेयर को लगाने से बहुत अनएस्थेटिक लुक आती है। ओपैक ज़्यादा मटेरियल होगा तो वो थोड़ा अननेचुरल भी लगेगा क्योंकि आपके नेचुरल दांतों में थोड़ी ट्रांसलूसेंसी होती है। क्राउन्स जो लगे होते हैं वो ओपैक अगर ज़्यादा हो तो वो आर्टिफिशियल लगते हैं। लेकिन जो ऑक्साइड लेयर बन सकती है पीएफएम में पोर्सलिन और मेटल एलॉय के दरमियान में ऑक्साइड लेयर जो बन जाती है, उसके डार्क कलर को अवॉइड करने के लिए पोर्सिलीन ओपैक लगाया जाता है। लेकिन ये एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगता, तो इस ओपैक लेयर को कवर कैसे किया जाता है? गोल्ड कलर एनहेंसेस द वैलिडिटी ऑफ पोर्सिलीन। गोल्ड कलर की वजह से उसमें येलोइश टिंज आ जाता है और थोड़ी ट्रांसलूसेंसी अपीयर होती है। द टिन हेल्प्स इन केमिकल बॉन्डिंग, जो आपको पहले भी बताया, टिन ऑक्साइड बना देगा। ऑक्साइड, these oxides are the means of adhering porcelain to the metal alloy. Third advantage is that it improves wetting at the gold porcelain interface, thereby reducing porosity. आपने पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल बनाया है जिसमें बाहर पोर्सलिन है और अंदर गोल्ड एलॉय है। अब पोर्सिलीन और गोल्ड इंटरफेस जो बना, बॉर्डर जो बना, इस बॉर्डर की वेटिंग हाई होनी चाहिए। वेटिंग हाई होगी, वेटिंग हाई होने का मतलब है कि वो परफेक्टली एक दूसरे के साथ एडहेयर होने चाहिए। एडहेरेंस अच्छी होगी तो पोरोसिटी के चांसेस कम है। अब वेटिंग, just don't go on the name. Wetting here refers to the phenomena जो आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा था, contact angle and wetting. Contact angle of a liquid or a semi-solid, say a liquid, is 90 degree to the surface to a substrate, which means इसकी wetting बहुत कम है। As the angle decreases, its wetting improves. So, lower contact angle says higher wetting. Higher wetting means good adherence, perfectly adhered material. So, गोल्ड पोर्सलिन इंटरफेस की पोरोसिटी को कम करने के लिए
इसकी वेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसको परफेक्टली गोल्ड को पोर्सलिन के साथ एडहेयर करना चाहिए। और ये एडहेरेंस बेहतर इस केस में होती है अगर इलेक्ट्रो डेपोजिशन टेक्निक यूज की जाए। और इलेक्ट्रो डेपोजिशन टेक्निक ये है कि प्योर गोल्ड की लेयर को इलेक्ट्रो डिपॉजिट कर देते हैं मेटल के ऊपर, और उसके ऊपर टिन की डेपोजिशन कर देते हैं। So this was the end of ceramics. आप लोगों का जीआईसी सीमेंट्स के बाद नेक्स्ट टेस्ट सिरेमिक्स का आएगा। Any question regarding this? ओके, सेकेंड ईयर आप लोगों ने ग्रुप में इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया। प्लीज, since we have completed this topic and your course has been completed, अब आप लोगों के जो नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं वो सारे रिवीजन वाले आ रहे हैं। तो जस्ट मेक दिस टाइम सम इंटरेक्टिव सेशन। आप लोग, आई विल अप्रिशिएट अगर सब लोग इंटरेक्ट करें, सब अपना अपना फीडबैक दें, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। हाउ डू यू वांट अस टू रिवाइज दीज चैप्टर्स जो आप लोगों के नेक्स्ट रिवीजन्स में आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सिरेमिक्स का जो रहता था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आप लोगों का। यस अरीशा, रिवीजन स्टार्ट से होगी। आई गेस डॉक्टर नादिया ने तो आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट भी कर दी है फ्रॉम द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और ओरिएंटेशन। आप लोगों के अभी जो इससे नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो सारे रिवीजन लेक्चर्स हैं। प्रोबेबली मेरा ईद के बाद एक लेक्चर आएगा और उस लेक्चर में शायद सिरेमिक्स को डिस्कस करें, या वो भी मैं आज ही थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। लेकिन बाकी स्टार्ट से होगा, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिएंटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जिसमें आती हैं थर्मल, इलेक्ट्रिकल, रियोलॉजिकल, ऑल दीज प्रॉपर्टीज। और उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों का बाकी कोर्स कवर हुए वैसे वैसे ये रिवीजन होगी। बट यू नीड टू टेल कि आप लोगों की रिवीजन कैसे आप लोगों को करनी है, बिकॉज आप लोगों का एक दफ़ा कोर्स कवर हो गया, एक दफ़ा आप लोगों को समझ आ गई है कि हाउ इज दिस डेंटल मटेरियल सब्जेक्ट। इसमें कॉम्पोजिशंस हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस, एप्लीकेशंस, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को कैसे इसकी रिवीजन करानी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज, ओके। इम्पॉर्टेंट एसईक्यूज, ठीक है। ओके। ठीक है। वैसे ये एमसीक्यूज का जो लोग पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने यूएचएस का एग्जाम दिया है, अकॉर्डिंग टू देम आप लोगों की कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की फिलिप्स की डिटो लाइंस कॉपी हुई भी होती हैं। तो कोशिश करो कि फिलिप्स से पढ़ो, प्लस ये जो एमसीक्यू बुक्स हैं उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ो। प्लस दिस हैज़ बीन नोटेड, आप लोगों के पास पेपर्स में एमसीक्यूज और एसईक्यूज दोनों आपको कराए जाएं। So you want a discussion first on that topic, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड
एमसीक्यूज और उस टॉपिक से रिलेटेड एससीक्यूज, या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक एमसीक्यू पेपर ओवरऑल डिस्कस हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पेपर ओवरऑल डिस्कस हो जाए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई एससीक्यू पेपर यूएचएस का किसी ईयर का डिस्कस हो जाए। यू वांट लाइक दिस, या फिर साथ साथ पहले आप डिस्कशन भी करना चाहते हो, थोड़ा लेक्चर भी सुनना चाहते हो? उसामा व्हाट नो? अच्छा, साथ साथ। ठीक है, साथ साथ। आई विल कन्वे दैट टू द रिस्पेक्टिव फैकल्टी कि आप लोग इसके साथ साथ एमसीक्यूज और एससीक्यूज करना चाह रहे हो, लेक्चर के साथ एमसीक्यूज और एससीक्यूज भी डिस्कस। ओके। फिर दैट मीन्स कि हमें लेक्चर्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा उसका, क्योंकि छोटे टॉपिक्स जो हैं जैसे वैक्सीन हैं उसके तो शायद एमसीक्यूज एससीक्यूज कवर हो जाए उसके लेक्चर के साथ, लेकिन बाकी जो बड़े हैं थोड़े उनके एमसीक्यूज और एससीक्यूज ऑब्वियसली साथ साथ डिस्कस नहीं होंगे। डेफिनेशन तो वहां से करनी करनी है, वो तो हर चैप्टर के स्टार्ट में सारी डेफिनेशन एक साथ लिखी हुई है, वो तो आप लोगों ने वो रट्टा मारना ही मारना है। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए कुछ चीजें बाकी बुक्स में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हुई है, तो कॉन्सेप्ट के लिए जो कहानी पढ़नी पड़ती है वो फिलिप्स में। अरीशा, ट्यूटोरियल्स में क्या होता था आप लोगों के? वी कैन श्योरली डू दैट। पास पेपर्स तो आप लोगों के पास भी शायद हो, उनको सॉल्व करना और इम्पोर्टेंट बता देंगे, लेकिन आप लोग मेक श्योर कि फिर सिर्फ उस इम्पोर्टेंट पे स्टिक करके ना रह जाओ। करो सारा, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से कर लो। ओके इकरा, इस क्वेश्चन आंसर सेशन में जो ट्यूटोरियल में होता था, इसमें आप लोग प्रिपेयर करके आते थे ऑलरेडी, या इट वाज काइंड ऑफ क्विज, सरप्राइज क्विज? उसामा फिलिप्स के साथ शाहीना नुसरत भी, क्योंकि शाहीना नुसरत में कॉम्पोजिशंस और कुछ चीज़ें इतनी डायरेक्ट दी हुई हैं कि वो आप एंड पे जब आपके पास सारी बुक के सारे मटेरियल्स की कॉम्पोजिशंस होती हैं, तो आपको फिलिप्स की कॉम्पोजिशंस मिक्स हो जाती हैं, वो स्कैटर्ड होती हैं। फिलिप्स इज बेसिकली कि आप उसे कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट आपका इतना अच्छा बन जाए कि कोई एमसीक्यू आए तो आप अटेम्प्ट कर सको। लेकिन जो एससीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको जो एक टू द पॉइंट की लिखनी होती है, टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, वो टू द पॉइंट हाईलाइटेड चीजें जो है ना वो डायरेक्ट उसमें शाहीना नुसरत ने दी हुई है। इट्स लाइक यू कैन से फॉर एमसीक्यूज एंड डेफिनेशंस prefer Phillips, and for SEQs do prefer that Shaina Nusrat.
क्योंकि इसमें बहुत डायरेक्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइक इट्स एप्लीकेशंस, तो फिर उसकी सारी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं तो वो पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो वहां से आपको एक याद रह जाता है। फिलिप्स में स्कैटर्ड है, वहां से आपको खुद हाईलाइट करके पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, और वो एंड पे जब आपके पास पूरी बुक होगी, इतने मटेरियल होंगे, तो वो एंड पे आपको सारी मिक्स हो जाती हैं, इसलिए। विद इन 5 मिनट्स में प्रिपेयर हो जाता था। एक एक क्वेश्चन करके। अच्छा। अ, इसमें एक एक क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, वो फिर वही वाला जैसे पहले डिस्कस हुआ है, कि जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। लेकिन ट्यूटोरियल तो प्रोबेबली थोड़ा लंबा होता होगा, उसमें टाइम होगा, ये तो 1 घंटे में लेक्चर भी, साथ में पिछला प्रिपेयर भी करना, और उसके बाद जब तक आपसे पूछने का टाइम आएगा तो वो टाइम पूरा हो जाएगा। बट लेट्स सी, आगे अगर टाइम इंक्रीज होता है या आप लोगों के ट्यूटोरियल्स का वो टाइम देते हैं, तो वी विल फॉलो दैट। 41 participants and only few are giving suggestions. I hope rest of them are not sleeping. ओके, सेकेंड ईयर ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन, जैसे आप लोगों ने पीएफएम में भी पढ़ा बहुत सारा, इस तरह ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन की भी हमने बात की थी, और इन रेस्टोरेशन की क्लासिफिकेशन की बात की थी कि देर आर 5 टाइप्स, एंड दी 5 टाइप्स आर बेस्ड ऑन द प्रोसेस, on the method of manufacturing. One was condensed sintered, second was cast glass ceramics, third was injection molded, fourth was slip cast glass infiltrated, and fifth was Miller ceramic restorations और course जिसमें CAD CAM और कॉपी मिल जाते हैं। इफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों की ये सारी टाइप्स आप लोगों ने पढ़ ली है, बिकॉज आई गेस आप लोगों की इंजेक्शन मोल्डेड शायद रहती है। डॉक्टर मेविश ने थोड़ा डिस्कस की थी इंजेक्शन मोल्डेड। डू यू वांट टू डिस्कस दैट अगेन, और यू आर डन विथ ceramics? ओके। क्विक रिव्यू। फर्स्ट was कंडेंस्ड sintered में ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स आते थे, जिसमें फेल्डस्पाथिक पोर्सलिन यूज होती है, जिसमें एल्यूमिनस कोर है, उसमें अंदर एल्यूमिना की एडिशन है, एल्यूमिना क्रिस्टल्स का कंटेंट 40 to 50% होता है। पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स में दीज आर ऑल पोर्सलिन जैकेट क्राउन, सिर्फ पोर्सलिन है, उसके अंदर मेटल नहीं है, तो ऑब्वियसली अंदर मेटल नहीं है तो इसकी एस्थेटिक्स तो अच्छी होंगी, लेकिन स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होगी। ल्यूसाइड रीइंफोर्स्ड में बेसिकली फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन ही होगा, लेकिन इसमें ल्यूसाइड क्रिस्टल कंटेंट
ज्यादा होगा। इसको ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड पोर्सलिन भी कहते हैं। और जैसे पोर्सलिन जैकेट क्राउन की मैन्युफैक्चरिंग थी, उसी तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में इट्स द सेम। They have more aesthetics because the core is less opaque when compared to the aluminous porcelain. It has higher strength, no need of special laboratory equipment. Fit is not as good as metal ceramic rounds. वही बात जिसमें ल्यूसाइड की एडिशन तो हो गई, बट स्टिल मेटल की जो फिट आती है, क्योंकि मेटल हार्ड मटेरियल है, मेटल की जितनी अच्छी फिट आएगी वो जितना अच्छा मार्जिन के ऊपर जाके रेस्ट कर सकते हैं। पोर्सलिन उतना अच्छा मेटल, आपके जो मार्जिन आप लोगों को पढ़ाए थे, जिस नाम उसके बेवल शैम्फर, टूथ प्रेपरेशन में जिस साइड पे हम मार्जिन बनाते हैं उस मार्जिन के ऊपर आपका क्राउन रेस्ट करता है। वो जो साइडों पे मार्जिन है उसके साथ उसके ऊपर मेटल ज्यादा अच्छा स्टे कर जाता है एज कंपेयर टू पोर्सलीन। सो स्ट्रेंथ ना सिर्फ मेटल के ना होने की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुई, बल्कि मेटल के ना होने की वजह से वो पोर्सलीन स्टे भी नहीं कर सकेगा, तो स्ट्रेंथ उसकी वीकर होगी। कास्टेबल ग्लास सिरेमिक्स दो तरह के थे। एक डाइकोर जो पहले अवेलेबल था, और आजकल डाइकोर MgC अवेलेबल है। ये मटेरियल बेसिकली ब्लैंक्स की फॉर्म में होता है या इनगोट्स की फॉर्म में होता है, जिसको हम कैड कैम की मशीन में रख देते हैं, जिसमें डिजाइन्ड रेस्टोरेशन बनाई जाती है। फॉर्म दिस इनगोट और मैकेनिकल ब्लैंक। इस सिरेमिक को कास्टेबल सिरेमिक भी कहते हैं क्योंकि ब्लैंक्स कास्ट किए जाते हैं। इसके भी बेसिक एडवांटेजेस में वही सिरेमिक है, इसकी एस्थेटिक्स अच्छी होंगी, इसकी कंपैरेटिवली पोर्सलिन से मार्जिनल फिट भी अच्छी होगी, प्रोसेसिंग श्रिंकेज कम है क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर मटेरियल है, अपोजिंग दांत को एब्रेड नहीं करेगा, विच पोर्सलिन कैन डू, fabrication is quite easier, it has got improved strength and fracture toughness. Whereas in the disadvantages, it has got inadequate strength for posteriors. Interiors में तो इसकी strength अच्छी होगी, लेकिन posteriors में इसकी strength इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि posteriors में masticatory stresses भी हैं, उनको withstand करने के लिए हमें अंदर एक metal coping भी लगानी पड़ेगी। लेकिन ये कास्टेबल ग्लास सिरेमिक है, प्योर सिरेमिक की बात कर रहे हैं। जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स चाहिए वहाँ पे नॉर्मली जिरकोनिया या सिरेमिक क्राउन प्रेफर करते हैं। इट्स नॉट पोर्सलिन क्राउन, इट्स नॉट PFM, बट इट इज सिरेमिक जिसमें जिरकोनिया, एंड दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव एज वेल। नेक्स्ट वॉज प्रेसेबल सिरेमिक्स, जिसको इंजेक्शन मोल्डेड और हीट प्रेस्ड ग्लास सिरेमिक्स भी कहते हैं। इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग से फैब्रिकेशन की जाती है सिरेमिक राउंड की। इट हैज अ pre-stamped glass ceramic having a high concentration of reinforcing crystals। इसमें मॉडिफिकेशंस काफी होती हैं। हाई कंसंट्रेशन reinforcing crystals बहुत ज्यादा होते हैं। Among the types and mode of supply, pressables supplied as ingots of various compositions, pressable glass ceramics, lucite,
Lithium disilicate reinforced pressable veneering ceramics are available for use as pressed layer of our machined zirconia cores. सो जिरकोनिया ग्राउंड्स के अलावा जिरकोनिया का कोर यूज करके उसके ऊपर हम प्रेसेबल विनेरिंग सिरेमिक भी यूज कर सकते हैं। जैसे पीएफएम यूज होता है, अंदर मेटल बाहर सिरेमिक, बाहर सिरेमिक या पोर्सलीन, इसी तरह अंदर जिरकोनिया का कोर और उसके ऊपर सिरेमिक विनेरिंग जो कि प्रेसेबल विनेरिंग मेथड से बनाई जाती है, वो भी यूज हो सकती है। Compatible veneering ceramics in powdered liquid form may be provided along with ingots or required separately. Among the uses, pressable ceramics can be used as inlays, onlays for veneering and for low stress grounds. अब जो pressable ceramics के ground बनते हैं, they have got low strength. They have got good aesthetics but lower strength. उसके स्ट्रक्चर में भी टाइप्स हैं दो, टाइप 1 एंड टाइप 2। IPS is injection molded pressable ambrose. It type 1 contains 35 to 40% volume of lucite crystals, whereas in type 2 there are 60, it contains 65% to 70% by volume of interlocked elongated lithia disilicate crystals. The crystal size varies from zero point 0.5 to 2.4 micrometer in length. So, pressable ceramics is a type of all ceramic restorations. It is one of those 5 types of all ceramic restorations. Pressable ceramics are made by injection molding technique. They are also called heat pressed glass ceramics. इसकी टाइप्स में टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 1 में 35 टू 40% ल्यूसाइड क्रिस्टल होंगे, टाइप 2 में 65 टू 70% इंटरलॉक्ड लिथिया डाइसिलिकेट क्रिस्टल होंगे। अब प्रेसेबल की जो दो टाइप्स हैं, एक में ल्यूसाइड क्रिस्टल्स और दूसरे में लिथियम डाइसिलिकेट के क्रिस्टल्स होंगे, और ये क्रिस्टल साइज 0.5 टू 0.4 माइक्रोमीटर होगा। So basically, the wax patterns of the restoration are invested in the refractory materials, are heated to 850 degrees centigrade in a furnace to burn off the wax and create the mold space. ये वही कास्टिंग का जैसे प्रोसीजर होता है कि वैक्स पैटर्न हम प्रिपेयर टूथ पे बनाते हैं, उसके बाद उसको कास्टिंग रिंग में रख के उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट मटेरियल डाल देते हैं, फिर फर्नेस में रख के उसको हीट करते हैं इस असेंबली को। हीट करने से क्या होता है, वैक्स बर्न आउट का प्रोसेस, जिसमें वैक्स मेल्ट होके बाहर निकल जाती है और अंदर इन्वेस्टमेंट रिफ्रैक्टरी मटेरियल में आपका मोल्ड बन जाता है, जिसमें हम कास्ट कर सकते हैं मेटल को। It is then transferred to the pressing furnace. A ceramic ingot and alumina plunger is inserted into the sprue. जिस तरह से बाकी हीटिंग फर्नेसेस हैं, इसी तरह से एक प्रेसिंग फर्नेस होता है जो प्रेसेबल सिरेमिक्स के लिए यूज करते हैं। इस असेंबली को फिर हम प्रेसिंग फर्नेस में रख देते हैं और उस मोल्ड में सिरेमिक इनगोट या एलुमिना प्लंजर के साथ इंसर्ट कर देते हैं। दिस इज इंसर्टेड थ्रू द स्प्रू। एलुमिना प्लंजर इज यूज्ड through the sprue to place this ingot in the mold cavity, और उसके बाद इसको हम प्रेसिंग फर्नेस में रख देते हैं। IPS एम्प्रेस 1075 to 1180 डिग्री सेंटीग्रेड
This is the temperature at which this assembly is pressed. Whereas for IPS Empress 2 to 920 degrees centigrade, this is the pressing temperature which can also be used. So एक lower temperature बताया, एक higher temperature बताया. The core or restoration is retrieved from the flask. Compatible veneering porcelains are added to the core to build up from the restoration. It can also be directly fabricated as a crown, in which case the crown is stained and glazed directly. सो प्रेसेबल सिरेमिक्स बेसिकली उसी तरह से जैसे कास्टिंग का प्रोसीजर होता है, उसी तरह से कास्टिंग का प्रोसीजर करते हैं, वैक्स बर्न आउट करते हैं, फिर उसके अंदर एक सिरेमिक का प्रेसेबल सिरेमिक उसका एक सिरेमिक इनगोट रख देते हैं, उसको प्रेसिंग फर्नेस में रख देते हैं, दो तरह के टेम्परेचर से उसको इन टेम्परेचर्स पे प्रेस किया जाता है और वो स्प्रेड होके उस मोल्ड कैविटी में फैल जाता है, उसकी शेप अडेप्ट कर लेता है और फिर इस कोर को रिट्रीव कर लेते हैं फ्लास्क से. Next was it can also be directly fabricated as crown. अगर हम इसकी डायरेक्ट फैब्रिकेशन करेंगे तो हम इसकी ग्लेजिंग डायरेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली वो टेक्नीशियन ही करेगा, वो लैब में नहीं होगी. प्रेसेबल और हीट प्रेस्ड ग्लास सिरेमिक्स के एडवांटेजेस ये हैं. इट हैज़ गॉट बेटर फिट, which means the margins of this crown are capable of making a good fit with the margin of prepared tooth. Better aesthetics due to absence of metal or an opaque core. इसकी एस्थेटिक्स को बेहतर इसलिए समझा जाता है कि ऐसा नहीं है कि बाहर से एस्थेटिक्स हैं और अंदर मेटल है. एस्थेटिक्स तो बेहतर हो गई लेकिन अंदर मेटल नज़र आ रहा है जिसकी वजह से डिसकलर्ड ये लग रहा है. Among the disadvantages, uh, there is need for costly equipment. इसके लिए एक स्पेशल प्रेसिंग फर्नेस चाहिए होता है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो. So there is need for costly equipment, and where there is expensiveness of any material or equipment, it comes under the heading of disadvantage. Potential of fracture in posteriority. अच्छा, pressable ceramic is thought to be a weaker restoration जो आपके posterior areas में during the stress application fracture कर सकती है. ग्लास सिरेमिक ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया था. If we talk about the review, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स जिनको स्लिप कास्ट सिरेमिक्स भी कहते हैं, ये इस टाइप की सिरेमिक्स हैं दैट वर रीइंफोर्स्ड बाय अ यूनिक ग्लास इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस. आगे से इसकी तीन टाइप्स थी. ग्लास इनफिल्ट्रेटेड एल्यूमिना कोर जिसको इनसेरम एल्यूमिना कहते हैं, इनसेरम स्पिनल में ग्लास इनफिल्ट्रेटेड स्पिनल कोर होगा और इनसेरम जिरकोनिया में जिरकोनिया कोर होगा. बेसिकली अंदर का कोर उसके कंपोनेंट क्वांटिटी वो इंक्रीज करती जाएगी. अकॉर्डिंगली ग्लास इनफिल्ट्रेटेड alumina core, glass infiltrated spinel core and glass infiltrated zirconia core, उनको हम नाम दे देंगे. This glass infiltrated ceramics is supplied in the powder oxide.
with mixing liquids, glass, powder, and veneering ceramics. ग्लास इनफिल्ट्रेटेड एल्यूमिना कोर, जिसको इनसेरम एल्यूमिना भी कहते हैं, उसकी इंडिकेशंस बताई हुई है, उसकी पाउडर और लिक्विड की कंपोजिशन बताई हुई है. Secondly, this is all the same. It would be like repeating, duplicating the lecture. लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो मैं बार बार आपको 3-4 दफ़ा भी बता दूं तो शायद आपको समझ तब तक ना आए जब तक आप लोग बुक्स खोल के एक दफ़ा खुद इसको पढ़ते नहीं हो. तो आप लोगों का सिरेमिक्स कंप्लीट हो गया है. इसको डीएम का टेस्ट जो अभी आ रहा है सैटरडे को, गिव द टेस्ट एंड ट्राई टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिरेमिक्स, क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट सिरेमिक्स पे आएगा. And this is quite a long chapter. Any specific question? सेकेंड ईयर आया, सो गए आप लोग? ओके, सो आप लोगों का सिरेमिक्स का कंटेंट जितना रह गया था वो कवर हो गया है. जो बीच में से मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शायद ये मिस ना हो गया हो, वो भी इट्स ऑलमोस्ट डन. तो वी आर लेफ्ट विद अराउंड 20 मिनट्स. आप लोगों का जो नेक्स्ट रिवीजन वाला होना है स्टार्ट चैप्टर या टॉपिक, वो नेक्स्ट में ही स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा टाइम हो जिसमें डिस्कस करके बाद में आपसे एसईक्यूज भी डिस्कस किए जा सकें. बाकी आई होप आप लोगों के कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे जिन्होंने यूएचएस का एग्ज़ाम दिया होगा या देना होगा. आर यू गाइज इन कांटेक्ट विद दोज पीपल? बिकॉज यूएचएस में कोई चीज़ें अगर शेयर होती हैं, कुछ कॉलेजेस में अगर शेयर होती हैं, तो यू शुड हैव फ्रेंड्स जो आपको इन्फॉर्म कर दें या बता दें इस तरह से ये चीज़ें शेयर हो रही हैं एंड यू गाइस शुड हैव दैट.
Majid Ali, you have raised hand. सेकेंड ईयर, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। खानसा तारिक। इकरा जहांगीर। भाई क्या नहीं करती, शोर ना कर। खानसा, आपसे क्वेश्चन पूछूं? इधर हम लाइट पिक्चर देखो कैसी, और ये इफेक्ट देखो कौन सा डाल, ये वाला सही है। इकरा, आपके पीछे बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है। खानसा, व्हाट इज क्रीप? हेलो, व्हाट इज क्रीप? Usama, whenever you write this kind of definition, this is basically creep is okay. Anfal, yes. Constant stress. Yes, time dependent. Whenever you write the definition, do not forget to write with the passage of time or with time. और creep mostly किस restoration में होते हैं? Amalgam में. So creep is plastic deformation, dimensional changes, physical changes in a material with the passage of time. With the passage of time,
is necessary that you should write in the definition. It is a time dependent property. What is difference between amalgam and dental amalgam? No difference. Commercially produced कॉपर और जिंक का नो लो कॉपर जिंक फ्री वो तो उसकी क्लासिफिकेशन में वो डेंटल अमेल्गम की आगे से सारी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर की बेसिस पे हाई कॉपर लो कॉपर अलॉयज और जिंक की बेसिस पे जिंक कंटेनिंग जिंक फ्री अलॉयज चलो आप लोग ये पढ़ना अमेल्गम में और डेंटल अमेल्गम में क्या फ़र्क है अभी मुझे ये बताओ जिंक का क्या फ़ायदा है अमेल्गम में जिंक की वजह से क्या होता है यस यस सीरतुल उरूज एंड उमैद यस स्कैवेंजर है स्कैवेंजर का क्या मतलब होता है इट सेक्रीफाइसेस इटसेल्फ इट डिफेंड्स द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द अलॉय और ये ज़्यादा रिएक्टिव है फौरन से रिएक्ट कर जाता है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बना देता है और बाकियों को रिएक्ट होने से और वेस्ट होने से बचा लेता है तो बेसिकली जिंक इज एडेड एज अ स्कैवेंजर बिकॉज इट reacts immediately because it has high reactivity with oxygen तो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बाकी कॉपर और बाकी जो आपके कंपोनेंट्स हैं अलॉय में एडेड उनको रिएक्ट करने से ऑक्सीजन के साथ फौरन से ऑक्साइड बना के ज़ाया होने से बचा लेता है तो इसने बाकियों को बचा लिया इट एक्ट्स एज स्कैवेंजर अब स्कैवेंजर के तौर पे इसने एक्ट तो किया लेकिन फिर क्या हुआ आगे क्या होगा जिंक ने ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना ली अब फॉर इंस्टेंट अगर आपकी अमेल्गम रेस्टोरेशन करते वक्त आपकी कैविटी परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं थी और उसमें वाटर कंटेमिनेशन थी तो क्या होगा यस रमजा दैट्स राइट मैं ये तो आप बताओ तो मैं तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही हूँ अमेल्गम तो आप लोग पढ़ चुके हो ओके रमजा सेड लेट्स कट यस डिलेड एक्सपेंशन डिलेड एक्सपेंशन का फिनोमेना आई होप इट्स क्लियर अगर वाटर कंटेमिनेशन हो जाए अमेल्गम रेस्टोरेशन करते हुए अमेल्गम फिलिंग करते हुए अगर आपने प्रॉपर्ली उसे आइसोलेट नहीं किया और वाटर कंटेमिनेशन होगी तो वाटर का जो H2O में ऑक्सीजन है वो भी रिएक्ट कर जाएगा जिंक के साथ बाकी रह जाएगी हाइड्रोजन जो कि एंट्रैप हो जाएगी एंड दिस hydrogen is liberated afterwards with the passage of time, causing delayed expansion of the respiration. So, water contamination during amalgam restoration leads to delayed expansion.
ओके, आप लोग देखना अमेल्गम और डेंटल अमेल्गम में क्या फर्क है और विच हैज बेटर प्रॉपर्टीज। एक और क्वेश्चन बहुत कॉमन आता होता है, विच फेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फेज। मैं बताऊं अब? मैं तो आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोगों का टेस्ट ले रही हूँ। मैं जब ये टॉपिक की बारी आएगी तो मैं तब एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप लोग बताओ, आप लोगों को कितना याद है? गैमा फेज, ऑल गैमा फेज। गैमा टू। गैमा टू, गैमा वन। गैमा phase is strongest and gamma 2 is weakest. अच्छा, ओके, इकरा 222। उमैद सब 2 कह रहे हैं। यू स्टिल ऑन 1। चलो आप लोग अमेल्गम और डेंटल अमेल्गम में डिफरेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट फेज का डिसाइड कर लेना। स्फेरिकल की प्रॉपर्टीज बेहतर होती हैं लैथ कट से। बाकी आप लोग मजीद डिस्कस करेंगे जब अमेल्गम की बारी आएगी। अभी तक आई डाउट कि आप पूरी क्लास ने एक्सेप्ट फ्यू स्टूडेंट्स जो कॉन्टिन्यूसली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उनके अलावा बाकी सब ने इंजॉय बिल्कुल नहीं किया होगा डीएम को, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट। लेकिन आगे के लेक्चर्स अगर डिस्कशन में आप लोग पार्टिसिपेट कर लो तो आप लोगों की थोड़ी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो बी अटेंटिव, बी फोकस्ड नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, हु इज दिस? आई कैन सी मिनाहिल। अच्छा, बोरिंग लगा? बोरिंग तो है ना, मुश्किल भी है, बोरिंग भी है, रटा भी है, ड्राई भी है। बट दिस इज इन सिलेबस, दिस इज योर कोर्स। इसमें लोगों की सप्लियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं और इसको पास किए बगैर आप लोग आगे भी नहीं जा सकते। सो पढ़ना तो है आप लोगों ने। सेकेंड ईयर, ओके, टाइम इज अबाउट टू एंड। आप लोगों का लेक्चर आज छोटा था, बाकी का जस्ट ये सर्वे फीडबैक वगैरह था। वी विल ट्राई टू वर्क ऑन द सजेशंस जो आप लोगों ने दी हैं। तो विल ट्राई टू कम अप with that. Baki, all the best. I will be having a lecture with you guys after Eid. Have fun on Eid. Eid Mubarak. Take care. Allah Hafiz.